Hello everyone, welcome back to the virtual classes of utilization of energy and traction, and today we will be starting with unit number 2. And in this particular unit we will be learning about the electric welding. Okay, what are the classification of electric welding? Okay, and then moving ahead we will be taking resistance welding into the consideration. So the scope of study for this particular video lecture is basically I will let you know about the resistance welding and the classification of resistance welding, and we will take some mathematical expression to understand if the concepts which will be lying around the numericals, so we will take that too into consideration in this particular lecture. Okay, so आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे जो हीट है जो रेजिस्टेंस के थ्रू हमको ऑफर हो रही है, और ये जो हीट है इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं दो पर्टिकुलर मेटल या नॉन मेटल को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है वो थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर देखा जाए जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा मेटल्स का या बेस मेटल्स का आप कह सकते हो, वो क्या है हमारा मोर देन 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, हजारों डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, 3-3 हजार तक। तो इसका मतलब है कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है क्या है वो बहुत ज्यादा चाहिए हमको। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है ये प्रोफेसर इलियू थॉमसन ने इसको इन्वेंट किया था इस कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पे अगर देखा जाए एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस यूज होता है जिसको बोलते हैं डायनमो, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट का जो बात कर रहे हैं, पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमें इस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड डिवाइस से मिल सकता है। ठीक है, वैसे तो आमतौर पे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे और फिर उसके बाद वोल्टेज का मैग्नीट्यूड घटाएंगे, अराउंड 2 वोल्ट से 6 वोल्ट तक वोल्टेज पहुंच जाता है, और करंट का लेवल क्या होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भी उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे लेते हैं, क्या सिलेक्शन है। उसके बाद अगर क्लासिफिकेशन के तौर पे आए तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इट इज क्लासिफाइड इनटू रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग। ओके, रेजिस्टेंस वेल्डिंग को क्लासिफाई किया गया है स्पॉट, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग। एंड लाइकवाइज आर्क वेल्डिंग को देखा जाए तो मेटल आर्क, कार्बन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग और हीलियम आर्गन वेल्डिंग। तो ये क्लासिफिकेशन है। आज जो वीडियो के लेक्चर का स्कोप है वो बेसिकली रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ऊपर है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वैसा ही है कि एज द नेम सजेस्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है कि दो जो मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे उनको ज्वाइन किया जा रहा होगा। ठीक है, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो हीट इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि जो मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे उनका जब भी हीटिंग हो रही होगी तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा उनका, और जो रेजिस्टेंस होता है ये फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, बेसिकली अपोज करेगा। तो ये इस रेजिस्टेंस के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको ही हम लोग बेसिकली यूटिलाइज करते हैं हीटिंग ऑफ दी मेटल्स के लिए। ठीक है, और जब वो मेटल्स हीट होते हैं मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं तब हम वेल्डिंग मैकेनिज्म को यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर जो हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, आई हमारा बेसिकली जो करंट है इलेक्ट्रोड्स के बीच में या फिर बेस मेटल्स के बीच में, और आर इज द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरफेस, एंड टी इज द टाइम फॉर विच करंट फ्लोस। ठीक, अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेते हैं और समझते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैसे यूटिलाइज हो रही है, किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर मेटल को मोल्टन स्टेट में ला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम होता है मेल्टिंग इफिशिएंसी। याद रखिएगा इसको, इसका नाम होता है मेल्टिंग इफिशिएंसी। इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी जैसे आप इसको आपको कुछ आइडिया लगेगा इसके बारे में तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरीके से हमारे पास जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए मेल्टिंग इफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है कि ट्रांसफर हीट ट्रांसफर to the nugget divided by heat transfer ideally। अब आइडियली का क्या मतलब है और हीट ट्रांसफर टू द नेगेट का क्या मतलब है, इसको समझिए। देखिए हीट जो ट्रांसफर होती है जूल्स लॉ के अनुसार वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली क्या होती है I स्क्वायर आर टी। ये हीट ट्रांसफर क्या है, आइडियली है।
ठीक, याद रखिएगा ये हीट ट्रांसफर क्या है, आइडियली वैल्यू होती है। अब ये जो हीट ट्रांसफर है अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर होगी, ये होगी हमारी हीट ट्रांसफर टू दी नगेट प्लस हीट ट्रांसफर टू दी बेस मेटल्स, टू दी बेस मेटल्स प्लस कुछ हीट ट्रांसफर जो हो रही है या लॉस हो रही है वो कन्वेक्शन फिनोमिनन के कारण, और कुछ हीट ट्रांसफर जो हो रही है या लॉस हो रही है आप कह सकते हो वो हमारी रेडिएशन फिनोमिनन के कारण। आमतौर पे न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रहती है, इसकी वैल्यू मान लिया जाता है 0, और क्वेश्चन में नगेट का ये जो हीट ट्रांसफर टू दी नगेट है ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक, अभी नगेट का मतलब क्या है, देखो नगेट को समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास लैब ज्वाइंट है, इस तरीके के दो मेटल्स हैं जो कि लैब ज्वाइंट के फॉर्म में उनको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, उनको सपोज करो लैब ज्वाइंट के फॉर्म में जुड़ा रहा है, और यहाँ पे एक नगेट बनता है। नगेट का मतलब होता है जहां पे आपकी वेल्डिंग हो रही है ये क्या बना रहा है, नगेट। ठीक, ये क्या बना रहा है, नगेट इसको बोलते हैं। ठीक, अब ये इसका क्या हुआ होगा, यहाँ पे मेल्टिंग हुई होगी। ठीक, तो जो हीट ट्रांसफर टू द नगेट है यहाँ पे हुआ क्या होगा, पहले ये जो बेस मेटल होगा इनका टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे होंगे सपोज करो। ठीक, फिर इनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और ये टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा। अच्छा देखो, अब इसका मतलब यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रेज हो रही है हमारी, और यहाँ पे हीट क्या हो रही है हमारी, मेंटेन है। जब जो भी हमारा मेटल है पूरी तरीके से मोल्टन स्टेट पे आ रहा होगा तो यहाँ तक हमारे पास टेम्परेचर क्या है, हमारा ये जो टेम्परेचर इसको मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, और यहाँ पे भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। और ये जो फेज है इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ये हमारा क्या है, लेटेंट हीट। और ये हमारा अगर देखा जाए तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, स्पेसिफिक हीट का। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो जो हीट ट्रांसफर टू दी नगेट है ये बेसिकली हमारा देखा जाए HL हम इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक तो हीट हमारी आएगी जो कि स्पेसिफिक हीट के कारण आ रही होगी जहां पे टेम्परेचर को रेज किया जा रहा होगा, और दूसरा क्या होगा जहां पे टेम्परेचर मेंटेन होगा, मोल्टन स्टेट में पूरी तरीके से आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। तो इसका मतलब जो इस ये लेटेंट है, याद रख इसको लेटेंट लिख दे रहे हैं। तो जो HL है हीट ट्रांसफर टू दी नगेट है जिसको माना हमने HL है, इसकी वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक हीट प्लस लेटेंट हीट। और इसका फॉर्मूला अगर पूरा देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर जो मोल्टिंग स्टेट का है माइनस टेम्परेचर जो रूम का है वो, प्लस स्पेसिफिक हीट तो का कॉन्सेप्ट ये हो गया, एचएस की वैल्यू आ गई, और लेटेंट हीट में क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड बाई जो भी क्वेश्चन में लेटेंट हीट आपको गिवन होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको उसको कंसीडर कर लेना है। तो आप इस तरीके से इसको कंसीडर कर लीजिएगा तो आपको HL की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या है, हीट ट्रांसफर टू दी नगेट है, याद रखिएगा। और HS इज द कंपोनेंट फॉर द स्पेसिफिक हीट एंड H लेटेंट इज द कंपोनेंट फॉर द लेटेंट हीट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में मास नहीं दिया रहता है तो वहां पे डेंसिटी दी होगी तो आप डेंसिटी को मास में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 4 पाई जैसे स्फेरिकल बॉडी है तो हमारा जो भी जब डेंसिटी मास में कन्वर्ट होगी तो वॉल्यूम जो भी हमारा सब्सटेंस का है या मेटल का है उसको कंसीडर कर लीजिएगा। तो ये मेल्टिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग में दोबारा आते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या है कि जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है फ्लो ऑफ करंट का वो बेसिकली डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द करंट पाथ क्या है, रेजिस्टेंस जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उनके बीच का क्या है, और रेजिस्टेंस जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक, और जो सरफेस के बीच में क्या है। तो ये इन तीनों कंसिडरेशन को लेके हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद अगर हम इस डायग्राम को देखें अच्छे से तो इस डायग्राम से हमको एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, सपोज करिए ये हमारा प्राइमरी साइड है जहां से सप्लाई हमारे पास आ रही है। ठीक, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास सप्लाई आ रही है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे टैपिंग की गई है।
यहाँ पे क्या किया गया है, टैपिंग की गई है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैपिंग की गई है। टैपिंग करने से ये होगा कि वोल्टेज कम ज्यादा हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे क्या हो गए, घट गए। तो इसका मतलब जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे घट जाएगा और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो वोल्टेज जो है यहाँ पे वोल्टेज रेंज अगर देखी जाए तो वोल्टेज रेंज मान लेते हैं 2 वोल्ट से मान लेते हैं 6 वोल्ट। ठीक, और करंट रेंज मान लेते हैं तो ये हमारा थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स करंट है। ठीक है, 1000 ऑफ एम्पियर्स। ठीक, तो यहाँ पे जो करंट है, अब यहाँ पे जैसे ही ये करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक, तो ये हमारा गया इलेक्ट्रोड के पास। और इधर से भी देखिए आप, जो पूरा जब सर्किटरी कंप्लीट होगी तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है, तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स पे हमारा बेसिकली सप्लाई जो है सेकेंडरी की कनेक्टेड है। ठीक, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है उसमें। देखिए उसके बाद इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक हमारा क्या रहेगा, फिक्स्ड आर्म रहेगा और एक क्या होगा, मूवेबल आर्म रहेगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा स्टार्टिंग में ये जो इलेक्ट्रोड है ये यहाँ पे टच नहीं कर रहा होगा, बट क्या करेंगे जब हम मूवेबल आर्म के बारे में बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रोड को प्रेशर लगाएंगे, मैकेनिकल प्रेशर लगाने से क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रोड में मैकेनिकल प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पे जो वेल्डिंग होनी है वो हमारी वेल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और कितने ड्यूरेशन के लिए हमको ये प्रेशर लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा देर तक हम ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हम लोग यहाँ प्रेशर नहीं लगा सकते हैं। ठीक, उसका कारण ये है कि हमारे पास लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे और जो भी हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो हीट अप हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद चलते हैं, कंसिडर करते हैं रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का, जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर है, जो भी मैंने पिछले सर्किट में बताया, ये ट्रांसफार्मर है और ये सेकेंडरी है। इसकी सेकेंडरी पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, बहुत कम, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा। ठीक, दो केसेस हो सकते हैं, यहाँ पे आप या तो क्या करिए, यहाँ पे आप चाहे तो डायोड यूज करिए या फिर डायोड ना यूज करिए। अगर आप डायोड यूज करते हैं तो सीधी सी बात है, जो भी आपका मैकेनिज्म है ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। बट अगर आपने डायोड नहीं यूज किया, रेक्टिफायर या डीसी पे काम नहीं किया, डायरेक्ट आपने इसको दिया, तो वो एक्सपेंसिवनेस जो होगी वो हमारी घट जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो करंट जा रही है वो हमारे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड्स पे जा रही है। ठीक, अब इलेक्ट्रोड्स हमारे पास थे इस तरीके से, मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रोड क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या रहेगा, मूवेबल आर्म से जुड़ा रहेगा। अब होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रोड्स में करंट पहुंचेगी और प्रेशर लगाया जाएगा तो यहाँ पे वेल्डिंग फिनोमिनन हो जाएगा। ठीक, बट ये चीज ध्यान रखनी है, जो ड्यूरेशन है वेल्डिंग का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उस ड्यूरेशन को कंसिडरेशन में लेते समय ये चीज ध्यान रखनी है कि बेस मेटल्स या फिर जो भी इलेक्ट्रोड्स आपने यूज किए हैं इसमें देखिए वाटर की सप्लाई है। वाटर सप्लाई इसलिए है कि जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है और उसके कारण ये जो इलेक्ट्रोड्स डैमेज ना हो जाए, तो वाटर की सप्लाई को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग के कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड्स को हम लोग यूज करते हैं एंड दीज कॉपर इलेक्ट्रोड्स विल मेक कांटेक्ट विद द वर्क पोर्शन एंड द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये बेसिकली अगर देखेंगे तो ये कोलेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। कोलेसेंस का मतलब क्या होता है, जब दोनों मेटल्स आपके ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां पे जो मर्जिंग ऑफ टू मेटल्स होता है उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है कोलेसेंस। ठीक, वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है सेकंड उसको पढ़ते हैं। ये लिखा है कि प्रोड्यूसेस कोलेसेंस इन वन स्पॉट फॉर हीट जनरेटेड फ्रॉम रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट through workpiece held together under pressure by electrode। ठीक, एज आई डिस्कस अर्लियर। उसके बाद यहाँ पे जो फोकस करना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग है ये बेसिकली शीट मेटल, पतली शीट्स के में बेसिकली ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। ठीक, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.5 से लेकर 3.0 के आसपास ये शीट है, इसको बेसिकली हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक, स्मॉल स्पॉट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और आसानी से मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है कि जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट अचीव होगा हम लोग सप्लाई को रिमूव कर सकते हैं। ठीक, आमतौर पर अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अगर एक कोई कार के बारे में बात की जाए तो एक कार में अराउंड 10,000 से 20,000 के बीच में स्पॉट वेल्डिंग होती है। क्योंकि कार में क्या है कि आप देखेंगे बिल्कुल
0.5 mm से 3.0 mm के बीच में ही शीट्स हैं, आपस में कनेक्टेड है, और इस तरीके के तमाम छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे जहां पे हम लोग रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी इसका प्रोमिनेंस है। ठीक, ये डायग्राम फिर से यही चीज दर्शा रहा है कि एक नगेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो वेल्ड नगेट है, और दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको सप्लाई प्रोवाइड की गई है, और दो शीट मेटल्स हैं जिनको ज्वाइन किया गया है। ठीक, इस तरीके से एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है जहां पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग किस तरीके से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस तरीके से हो रही है, और बेसिकली स्पॉट वेल्डिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, जो ये वेल्डिंग करंट है, मैंने अभी आपको बताया था वेल्डिंग करंट हमारा थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स वेरी करता है, तो यहाँ पे रेंज भी लिखी हुई है, इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको इसका हेल्प मिलेगा। ये जो रेंज है दैट इज 1000 टू 10,000, ये इस रेंज पे रहेगा, और वोल्टेज क्या रहेगा, बहुत कम है वोल्टेज, 2 वोल्ट से 6 वोल्ट के आसपास वोल्टेज रहेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को घटाया गया होगा। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए तो जो ये पीरियड हो रहा है फ्लो ऑफ करंट का, ये डिपेंड करता है कि जो थिकनेस है हमारे पास शीट की वो कैसी है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बेसिकली जो भी रोल है वो बेसिकली यही है कि हमें क्या करना है कि जो हाई वोल्टेज है और लो करंट सप्लाई है उसको लो वोल्टेज और हाई करंट सप्लाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारी आइडियल हीट ट्रांसफर है आई स्क्वायर आर टी, वो बेसिकली ये दर्शाती है कि जो हीट डेवलप हो रही है that is also proportional to welding time. ओके, और अगर देखा जाए गुड वेल्डिंग होती क्या है, तो गुड वेल्डिंग देखिए आमतौर पे ये बोला जाता है कि प्रिफर तो ये करना चाहिए कि लो करंट हमारा रहे, और लो करंट रहे और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहे। ठीक है, एक तो मेथोडोलॉजी ये है कि आप लो करंट यूज करिए लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, और दूसरी मेथोडोलॉजी क्या है कि आप हाई करंट को यूज करिए शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। बट होता क्या है कि ये मेथोडोलॉजी अच्छी तो है लो करंट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे मेंटेनेंस आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मेंटेनेंस ज्यादा पड़ेगी और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी इश्यू आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हाई करंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन को हम लोग क्या करें, प्रीफर करें, हम लोग इसको प्रीफर करते हैं। हाई करंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन को हम लोग प्रीफर करते हैं, और इसको जो लो करंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन है इसको हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हम देखते हैं जो भी मैंने वेल्डिंग टाइम के बारे में आपको बताया था। तो हमने आपको बताया वेल्डिंग जब करते हैं तो तीन चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज तो ये है कि फोर्स कब लगाना है, फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब है कि प्रेशर कब लगाना है। ठीक, दूसरा करंट आपको कब प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद करंट को होल्ड कितनी देर के लिए करना है, होल्डिंग ऑफ करंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अगर ध्यान से देखा जाए तो फोर्स देखिए पहले फिगर में क्या है मैंने बताया, ये जो पार्ट है ये मूवेबल पार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड है ये मूवेबल पार्ट से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, फिक्स्ड है। तो पहले पार्ट में देखिए कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। बट उसके बाद क्या हुआ, मूवेबल पार्ट को नीचे की तरफ शिफ्ट किया गया तो फोर्स की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो दोनों फिगर्स में क्या है, करंट की वैल्यू क्या है, हमारी 0। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे जब आपने फोर्स भी अप्लाई कर दिया है, ठीक है, और फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आप उसको दबाए हुए हैं, उसी समय देखिए यहाँ पे हमारा करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। चाहे तो ये साइनोसॉइडल करंट हो सकता है या फिर स्टेप सिग्नल के फॉर्म में हाई मैग्नीट्यूड करंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फोर्स के साथ साथ आपका फोर्स तो लग ही रहा है, ठीक, और करंट भी हमारा लग रहा है। फिर कुछ देर के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे होल्ड करे रहेंगे इसको। ठीक है, तो फोर्स लगेगा और करंट भी रहेगा, और कुछ देर के लिए हमने क्या किया, इसको होल्ड किया। फिर उसके बाद क्या किया, जैसे ही ये नगेट का फॉर्मेशन होगा हम करंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट फिगर में करंट की वैल्यू 0 हो गई, और धीरे धीरे हम लोग ये जो फोर्स लगा रहे थे इस फोर्स को भी हम लोगों ने हटा दिया, तो ये फोर्स की धीरे धीरे वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये बेसिकली फंडामेंटल है, और जो ये वेल्डिंग टाइम है ये बेसिकली हीटिंग फ्यूजन फिनोमिनन हो रहा है। और मैंने यही बताया है आपको, जब नगेट बनता है तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक हीट का टर्म आएगा और एक लेटेंट हीट का टर्म आएगा। ठीक है, दोनों के फॉर्मुलेस आप याद रखिएगा, मेल्टिंग हो रही है तो किस तरीके से फॉर्मुलेस यूज करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक जगह हमारे पास जो रेज हो रहा है टेम्परेचर रूम से
रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, और फिर वो टेम्परेचर मेंटेन है जब तक हमारा जो भी पर्टिकुलर बेस मेटल का पार्ट है वो पूरी तरीके से मोल्टन स्टेट में नहीं आ जाता है, और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो ये बेसिकली फंडामेंटल है हमारा रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का। ठीक है, मेन फोकस आप ध्यान रखिएगा इस इन दोनों फिगर्स का। जो मेन फोकस है, जहां पे अगर आप देखेंगे तो प्रेशर भी लग रहा है और साइमल्टेनियसली हमारे पास करंट भी अप्लाइड है। ठीक, उसके बाद अगर कंसिडरेशन लिया जाए कुछ और कॉन्सेप्ट्स का, तो आती है हमारी सीम वेल्डिंग। तो सीम वेल्डिंग क्या होती है? सीम वेल्डिंग में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस या कुछ सीरीज ऑफ हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग्स होती है, उनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पिछले वाले रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट को टारगेट कर रहे थे, बट सीम वेल्डिंग में क्या है कि सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्पॉट्स को यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग सीम वेल्डिंग को बेसिकली लुक आफ्टर करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ स्पॉट्स बढ़ते जाएंगे और वो स्पॉट्स बहुत पास में एक दूसरे के रहेंगे। ठीक है, ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपस में ओवरलैप भी कर जाएं। ठीक है, इस वेल्डिंग फिनोमिनन में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस स्पॉट्स जो होते हैं उनको वेल्डिंग किया जाता है और व्हील्स को यूज किया जाता है या फिर रोलर इलेक्ट्रोड्स को यूज किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सीम वेल्डिंग में अगर आपको ध्यान देना तो इस वर्ड को याद रखिएगा, रोलर इलेक्ट्रोड्स। अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि रोलर इलेक्ट्रोड्स कैसे चलते हैं। ठीक, अब देखिए इस फिगर में देखिए दो रोलर इलेक्ट्रोड है, कॉन्सेप्ट वही है, एक को रोकेंगे और दूसरे को चलाएंगे। तो यहाँ पे सपोज करिए ये हमारा क्या है, मूवेबल है और ये भी मूवेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो वेल्डिंग प्लेट्स हैं और ये मल्टीपल स्पॉट्स, एक स्पॉट ये, एक स्पॉट ये, स्पॉट ये, स्पॉट। तो कॉन्टिन्यूअस स्पॉट्स है, रोलर्स चलेंगे और रोलर्स के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगी और जो भी पर्टिकुलर पार्ट होगा मोल्टन स्टेट पे आएगा और फर्दर वो वेल्ड हो जाएगा। ठीक, जहां जहां पे हमारे ज्वाइन हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, नगेट्स बोलेंगे। ठीक, उसके बाद अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझा जाए, इलेक्ट्रिक सर्किटरी के बारे में समझा जाए, तो इस सर्किटरी में अगर आप ध्यान से देखें तो पहला जो डायग्राम है ये बेसिकली बेस मेटल में जो मैंने आपको बताया था वाटर फ्लो का होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा यहाँ पे ज्यादा हीट ना प्रोड्यूस हो। तो हीट को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए जब हमारा वेल्डिंग हो जा रहा है, तब तब की बात है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखेंगे तो एक एसी सप्लाई दी गई है, ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर से भी दी जा सकती है। और उसके बाद उस सप्लाई को हमने क्या किया, स्टेप डाउन किया, वोल्टेज की वैल्यू घटी, करंट की वैल्यू थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे दो रोलर्स लगे हुए हैं, रोलिंग इलेक्ट्रोड की तरीके से काम कर रहे हैं और मेटल पीसेस को मल्टीपल स्पॉट्स पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, तो ये बेसिकली सीम वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट सीम वेल्डिंग का ये भी देखा जाए कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है क्या उसमें टैपिंग है, वोल्टेज घटाना है, बढ़ाना है, ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली कंसिडर कर लेते हैं सीम वेल्डिंग के कंसिडरेशन में। और रोलर इलेक्ट्रोड इसका बेसिकली मेन फोकस है। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सीम वेल्डिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का लीक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वेल्डिंग ज्वाइंट्स होंगे वो लीक प्रूफ ज्वाइंट्स होंगे। ठीक है, इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, लीक प्रूफ ज्वाइंट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे जो बेसिकली जो सीम वेल्डिंग है, इनका अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो इनका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है। जैसे एप्लीकेशन में देखा जाए, जैसे कोई प्रेशर टैंक है, ठीक है, वहां पे आपको इसका यूज मिल जाएगा। या फिर ट्रांसफॉर्मर्स में इस तरीके की वेल्डिंग बहुत इफेक्टिव है क्योंकि वहां पे किसी भी तरीके का लीकेज नहीं चाहिए। इसी तरीके से कंडेंसर्स में भी आपको इसका रोल मिल जाएगा, प्रोमिनेंस। ठीक, और इसी तरीके से एयरक्राफ्ट टैंक्स हैं और रेफ्रिजरेटर है। तो तमाम इसके ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पे आप सीम वेल्डिंग को देख सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली फंडामेंटल हुआ सीम वेल्डिंग का। और अगला वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेते हैं जो कि है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। देखिए, सबसे पहली बात मैं इसकी कुछ पहले प्रोजेक्शन वेल्डिंग को स्टार्ट करने से पहले इसके एडवांटेजेस आपको बता दूं। ये जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग है ये बहुत सिंपल वेल्डिंग है और इसमें फायदा ये है कि जैसे स्पॉट वेल्डिंग में या सीम वेल्डिंग में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं, बहुत छोटे स्पॉट्स हैं जिनको टारगेट नहीं किया जा पा रहा है और जिनकी वेल्डिंग नहीं हो पा रही, पॉसिबल नहीं है, तो आप उन पर्टिकुलर स्पॉट्स को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक, और एक फायदा और है प्रोजेक्शन वेल्डिंग का कि यहाँ पे आप मल्टीपल ज्वाइंट्स को, आप मल्टीपल अगर आपके पास मेटल्स हैं तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी, जो कि आमतौर पर स्पॉट वेल्डिंग नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मल्टीपल वेल्डिंग पॉइंट्स को कंसीडर किया जा सकता है। और ये एक चीज क्या है, जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये ऑटोमेटिकली हो सकता है कि अगर आपने पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन क्या किया है, प्रॉपर किया हुआ है। ठीक, तो आइए समझते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती क्या है। तो देखिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है, एज द नेम सजेस्ट प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, और ये स्पॉट वेल्डिंग की तरीके से ही है। और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे हमें करंट और प्रेशर को दोनों को फोकस करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि करंट और प्रेशर को हमें दोनों को फोकस करना है। और ये चीज ध्यान रखनी है कि ये आपको लोकलाइज करना है जहां पे वेल्डिंग पॉइंट्स हो रहे हैं, जैसा कि स्पॉट वेल्डिंग में होता है। ठीक, वही फिनोमिनन है। बट डिफरेंस यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में जो डिफरेंस है, वो चीज ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो मैकेनिकल प्रेशर है, आपको जो मैकेनिकल प्रेशर है उसको क्या करना है, जब वेल्डिंग हो जाएगी उसके बाद लगाना है। अभी स्पॉट वेल्डिंग में क्या हो रहा था, ये चीज कि स्पॉट वेल्डिंग में अगर देखा जाए तो स्पॉट वेल्डिंग में मैकेनिकल प्रेशर, या फिर आप कह सकते हो कि फोर्स प्लस जो भी हमारा करंट है, वो क्या कर रहा था, हमारा साइमल्टेनियसली अप्लाई हो रहा था। ठीक, साइमल्टेनियसली था। बट अगर इसमें देखा जाए, प्रोजेक्शन में देखा जाए, तो प्रोजेक्शन में क्या होगा, सबसे पहले करंट अप्लाई होगा। ठीक, और उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, मैकेनिकल प्रेशर का होगा, मतलब फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड। ठीक है, यही डिफरेंस आप स्पॉट वेल्डिंग के बारे में लिखिए, बट ये पॉइंट को जरूर मेंशन कर दीजिए कि मैकेनिकल प्रेशर को क्या करना है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड पे अप्लाई करना है। ठीक, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि वो फ्लैट मेटल प्लेट्स हैं। ठीक है, फ्लैट मेटल प्लेट्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली अगर इलेक्ट्रोड यूज फॉर सच वेल्डिंग था फ्लैट मेटल प्लेट्स। ठीक, और इन्हीं प्लेट्स को बोला जाता है प्लेटेंस। अभी डायग्राम में दिखाएंगे आपको। यहाँ पे याद रखिएगा कि दो पीसेस ऑफ बेस मेटल्स को वेल्ड किया जाता है। ठीक है, और उनको कहा कैसे वेल्ड किया जाता है, दो प्लेटेंस के बारे में बात की गई है, जिसमें से एक प्लेट क्या करेगी, मूव करेगी, और दूसरी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक, देखते हैं हम लोग ये डायग्राम समझते हैं। एसी सप्लाई दी, स्टेप डाउन की, वोल्टेज की वैल्यू घटी। अब यहाँ पे देखो प्लेटेंस लिखा है, मतलब एक प्लेट हमारी क्या है, मूवेबल, और दूसरी प्लेट क्या है, फिक्स्ड। और प्रोजेक्शन क्या है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेट पर क्या करा गया, माउंट किया गया। उससे होगा क्या कि अब हमें जैसे ही मूवेबल प्लेट को फिक्स प्लेट के पास में लाएंगे, प्रोजेक्शंस को कंसीडर करेंगे, तो कुछ ऐसे स्पॉट्स होंगे जो हमारे नॉर्मल स्पॉट वेल्डिंग में नहीं टारगेट किए जा पा रहे थे, वो आसानी से टारगेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। ठीक, अच्छा कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि वन ऑफ द टू पीस मेटल्स, ठीक, is run through a machine that makes bumps or projections of required size and shape in metal. ठीक, as current flows through the two metals part to metal, ये तो बिल्कुल इजी है कि करंट फ्लो होगा तो मेल्ट होगा, हीट अप प्रोसेस होगा। जो भी वेल्डिंग पॉइंट्स हैं वो अपनी प्लास्टिक स्टेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग के कंसिडरेशन में लेते हुए। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना है कि दोनों फ्लैट इलेक्ट्रोड्स को हमें इस तरीके से फोर्स लगाना है कि वो वेल्डिंग होने के बाद हमारा फोर्स की वैल्यू क्या हो, बढ़े। ठीक, उसके बाद प्रोजेक्शन वेल्डिंग में किसी भी तरीके का कोई भी प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है। आमतौर पे स्पॉट वेल्डिंग में जरूरत पड़ती थी, बट प्रोजेक्शन वेल्डिंग में इस तरीके की कोई जरूरत नहीं। ठीक, यहाँ का जो वेल्डिंग प्रोसेस है, सबसे अच्छी बात यह है कि अमाउंट ऑफ करंट और प्रेशर जो जो कि यूज होता है दो मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए, वो कम है, और यहाँ पे डिस्टॉर्शंस भी कम है। ठीक, आइए कंसीडर करते हैं तीसरी कैटेगरी है, जो कि बट वेल्डिंग की कैटेगरी है। बट वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग के जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, जो भी मेटल्स हैं, जो भी मेटल्स हैं उन्हीं को हम लोग सप्लाई देंगे। ठीक है, उन्हीं को सप्लाई देंगे। नो इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है।
इसका मतलब यहाँ सप्लाई डायरेक्टली हम लोग किसको दे देंगे, मेटल्स को दे देंगे, ठीक, जहां जिनको हमको ज्वाइन करना है। उसके बाद अगर देखा जाए बट वेल्डिंग की कैटेगराइजेशन देखी जाए तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, अपसेट बट वेल्डिंग, उसके बाद फ्लैश बट वेल्डिंग, और तीसरी है परक्यूशन बट वेल्डिंग। स्टार्ट करते हैं अपसेट बट वेल्डिंग के बारे में। अपसेट बट वेल्डिंग में क्या है कि दो मेटल्स हैं, ठीक है, जो कि क्या, एक सपोज करो एक मेटल हमारा ये है, ठीक, M1 है, और दूसरा मेटल हमारा क्या है, M2। तो ये दोनों मेटल्स हैं, इनको क्या करना है, हमको ज्वाइन करना है। तो हमने क्या किया, इनको सप्लाई एंड के सेकेंडरी से जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ कांटेक्ट रेजिस्टेंस आएगा दोनों मेटल्स का जब वेल्डिंग हो रही होगी, और उसके कारण क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक। उस हीटिंग इफेक्ट को यूटिलाइज करेंगे जिससे कि हम लोग दोनों मेटल्स को या फिर जो भी बेस मेटल्स है उनको आसानी से ज्वाइन कर सके। खास बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे हाई मैकेनिकल प्रेशर लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाना है, हाई मैकेनिकल प्रेशर, चाहे तो मैनुअली लगाइए या फिर कोई टॉगल मैकेनिज्म यूज कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है अपसेट बट वेल्डिंग का। उसके बाद फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होगा, सीधी सी बात है, एक आर्क का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि फ्लैश के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई डायरेक्टली बेसिकली हमारे मेटल पीसेस पे गई हुई है, और यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि दो पीसेस होंगे जिनको वेल्ड करना है, उनको पास में लाया जाएगा, ठीक है, अंदर। और जब उनको लाया जाएगा तो स्टार्टिंग में लाइट मैकेनिकल प्रेशर से लाया जाएगा, और उसके बाद मूवेबल क्लैंप का कॉन्सेप्ट है, और फिर उनको लाया जाएगा, फिर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ला के जैसे ही आर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उनको अलग कर देंगे, और सप्लाई को अलग कर देंगे हम लोग, ठीक है। और लाइट प्रेशर से ही उनको हमको जोड़ना है, ठीक है। तो फ्लैश बट वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट हमारा ये है, ठीक। फर्दर अगर देखा जाए तो हमारा जो लास्ट वेल्डिंग है दैट इज परक्यूशन वेल्डिंग। परक्यूशन वेल्डिंग में देखा जाए तो एक तरीके की फ्लैश बट वेल्डिंग का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे हाई करंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक। परक्यूशन वेल्डिंग का चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको कि यहाँ पे एनर्जी स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एनर्जी स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और हाई करंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक। ये दोनों चीजों को समझिएगा, परक्यूशन में इनको मेंशन करना दोनों पॉइंट्स को बहुत जरूरी है। उसके बाद ये जो परक्यूशन वेल्डिंग है ये हमारी सेल्फ टाइमिंग स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। सेल्फ टाइमिंग स्पॉट वेल्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखिए, ठीक। और यहाँ पे भी आमतौर पर वैसा ही है जैसे बाकी में था कि एक फिक्स होल्डर रहेगा और एक क्या रहेगा, मूवेबल होल्डर होगा, जो कि बेसिकली होल्ड कर रहा होगा जो भी हमारे मेटल पीसेस होंगे या फिर बेस मेटल्स होंगे। तो जो भी पीसेस होंगे, जो भी मेटल्स होंगे, वो स्टार्टिंग में तो क्या होंगे, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे होंगे, ठीक है। बट फिर क्या करेंगे, मूवेबल क्लैंप के थ्रू हम लोग उन पर्टिकुलर जो भी मेटल्स होंगे उनको क्या करेंगे, एक झटके से हम लोग उनको मूवेबल क्लैंप से क्या करेंगे, इस तरीके का मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे कि जिससे वो आपस में क्या हो जाए, बेसिकली ज्वाइन हो जाए। अब ये ज्वाइन इसलिए होंगे क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ, मैंने बताया यहाँ पे एनर्जी स्टोरिंग का प्रिंसिपल है, तो किसी न किसी इस तरीके का डिवाइस यूज हो रहा होगा जहां पे सडन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। और सडन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज का बात हो रहा है, और हजारों गुना वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब आर का फॉर्मेशन होगा, और जो भी सरफेस होंगी वो बेसिकली हमारी ज्वाइन हो जाएंगे मेल्टिंग फिनोमिनन के कारण। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 1.5 mm में पार्ट रखा जाता है जो कि दोनों पीसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पीसेस को आपस में कांटेक्ट किया जाएगा, वो दोनों आपस में टच करेंगे और प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना होगा। आर्क क्या होगी, जो दोनों मेटल्स के बीच में थी 1.5 mm की डिस्टेंस पे, वो क्या हो जाएगी, आर्क बुझ जाएगी। और जैसे ही आर्क बुझेगी, इसी को बोला जाता है परक्यूशन ब्लो, ठीक है। और परक्यूशन ब्लो को के कारण ही बेसिकली हमारा जो भी मेटल वर्कपीस होंगे वो आप आसानी से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो परक्यूशन वेल्डिंग होती है अगर इनका देखा जाए तो दो तरीके की वेल्डिंग फिनोमिनन है, दो तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो हमारा क्या है, हमारा कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, और दूसरा हमारा क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज एनर्जी सिस्टम, ठीक है। दो तरीके के क्लासिफिकेशन में इसको माना जाता है। एक तो हमारा क्या है, कैपेसिटर कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज,
और दूसरा क्या है हमारा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। इन तीनों चीजों को ध्यान रखना है। ठीक, आइए डायग्राम को कंसीडर करते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीधी सी बात है, एसी सप्लाई है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारा, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है, बहुत कम। ठीक, बट क्या होगा यहाँ पे देखिए, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है इसमें ध्यान से देखें, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी, कैपेसिटर देख रहे हैं, मेन कैपेसिटर। ये जो मेन कैपेसिटर है ये अराउंड अगर देखा जाए तो 3000 वोल्ट तक चार्ज हो जाता है। ये कैपेसिटर जो है 3000 वोल्ट तक चार्ज हो जाता है। और ये जो सेक्शन अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, बेसिकली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक, कंट्रोल रेक्टिफायर है। कहने का मतलब अभी तो आपको इसमें डायोड टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है, बट डायोड नहीं स्विचेस होंगे, कुछ ऐसे स्विचेस होंगे, कंट्रोल स्विचेस यहाँ पे लगे होंगे। तो एक कंट्रोल रेक्टिफायर के कारण क्या हो सकता है, ये कैपेसिटर जो है हमारा 3000 वोल्ट तक चार्ज हो सकता है। ठीक, और ये क्या है, ये कैपेसिटर अगर देखा जाए तो ये कैपेसिटर बेसिकली कनेक्टेड किस तरीके से है, ध्यान से देखोगे इस कैपेसिटर को एक बार सब लोग। तो इस कैपेसिटर की कनेक्शन सप्लाई वाइंडिंग से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, सप्लाई वाइंडिंग से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक स्विच लगा है और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, मूविंग क्लैंप है, यहाँ पे एक फिक्स क्लैंप है। ये जैसे ही मूविंग क्लैंप से जो भी हमारा मेटल पीस है इसके कांटेक्ट में आएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, हमारी इस बेस मेटल्स को मिलेगी और हमारा मोल्टिंग स्टेट पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो परक्यूशन वेल्डिंग क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम बस इसके साथ क्या है कि यूनिफॉर्म फ्लैशिंग आपको यहाँ पे लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज परक्यूशन वेल्डिंग भी एक अच्छी वेल्डिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिएंट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आ जाता है तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। बट अगर देखा जाए आमतौर पर तो परक्यूशन वेल्डिंग के भी बहुत से एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे अगर आप देखा जाए कि वेल्डिंग सैटेलाइट टिप्स, ठीक है, तो यहाँ पे वेल्डिंग सैटेलाइट टिप्स टू टूल्स में अगर आप देखेंगे तो आपको काफी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, सिल्वर सिल्वर कॉन्टैक्ट सिल्वर कॉन्टैक्ट टिप्स टू कॉपर में आपको इसका काफी एप्लीकेशन मिल जाएगा। कास्ट आयरन टू स्टील में इसका मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को जोड़ने में इसकी काफी हेल्प है। और जैसे कि कुछ मेटल्स हैं, जैसे कॉपर के अलॉय हो सकते हैं, एल्युमिनियम के अलॉय हैं, निकल के अलॉय हैं, तो वहां पे परक्यूशन वेल्डिंग ही बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा कि परक्यूशन वेल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वेल्डिंग मैकेनिज्म है ये बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो आज का लेक्चर बेसिकली हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। फॉर्मुलेस पे फोकस करिएगा, मेल्टिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखिएगा और क्लासिफिकेशंस को याद रखिएगा। परक्यूशन वेल्डिंग बट वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट, इस सर्किट को ध्यान से देखिएगा, एनालाइज करिएगा। और जिसको प्लीज कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप लोगों ने जो भी अभी कमेंट्स किए थे वोल्टेज और करंट रेटिंग वाले, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दूंगा, तो आप यूट्यूब पे भी इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिएगा। और यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट है तो वहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चंस को ले सकते हैं। या फिर आप गूगल क्लासरूम में जहाँ पे लिंक प्रोवाइड होगा वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट और हमने यहाँ पे वाइंड अप कर लिया है। ठीक है, और thanks for watching. And if you just want that I should make more videos, you can just uh, join my or subscribe my class in electrical YouTube channel as well. So thanks for watching and have a good day. We will be meeting in the next lecture in coming days.